नमस्कार बच्चों, गुरवी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। चलिए, हम 8th क्लास की सीरीज हमारी चल रही थी कि जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। तो कुछ बच्चों के डिमांड्स आए हैं, कुछ कमेंट्स आए हुए हैं कि उनके एग्जाम्स हैं तो फर्स्ट चैप्टर को ना करा के 6th चैप्टर स्टार्ट कराया जाए। तो चलिए, आज हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था उसकी 2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उनको हम बाद में करेंगे। तो एग्जाम है तो उसके लिए हम आपका 6th चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। तो 6th चैप्टर में देखिए क्या है। 6th चैप्टर है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। हम आपका लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। और जो हमारे चैनल पे बच्चे जुड़े हुए हैं वो वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि शेयर कीजिए, आप लोग शेयर करो वीडियो को, ठीक है। चलिए, तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आपको जान लेना चाहिए कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है। हम इस नाम से लेके चलते हैं। हमारा चैप्टर कौन सा है? लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए लाइंस कौन सी होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, और एंगल्स कितने टाइप के होते हैं। लाइंस एंड एंगल्स, ये आपका चैप्टर है, ठीक है। तो लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि लाइंस क्या होती हैं, कितने टाइप की लाइंस होती हैं। तो चलिए, हम अपने लाइंस सबसे पहले देखिए, लाइंस कितने टाइप की लाइंस होती हैं। लाइंस होता क्या है, पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए। लाइन क्या होता है? कोई भी एक ब्रेथलेस लेंथ होती है। लाइन क्या होती है? ब्रेथलेस लेंथ मींस कि उसकी ब्रेथ नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती। जैसे कि ये हमने एक लाइन खींच दी, क्या इसकी आपको चौड़ाई नजर आ रही है? नहीं। तो क्या होता है, लाइंस में क्या होता है कि उसकी ब्रेथ नहीं होती, सिर्फ लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, ब्रेथ को मेजर नहीं कर सकते। वो क्या होती है आपकी एक लाइन। सिर्फ हम किसको माप सकते हैं? सिर्फ हम लंबाई को माप सकते हैं, चौड़ाई को नहीं माप सकते। तो वो क्या होती है आपकी लाइन। क्लियर है ये चीज? चलिए, अगर ये क्लियर है तो दूसरी बात करते हैं। ये हमारी हो गई लाइन। फिर एक चीज आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरी चीज कौन सी आती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? देखिए, एक लाइन हमारी ये और एक लाइन हमारी ये, तब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काटती हैं। जब ये एक दूसरे को किसी भी डिस्टेंस में किसी भी पॉइंट पे काटती हैं, और जैसे इस पॉइंट पे काटा तो ये कैसी लाइन हो गई? कैसी लाइनें हैं ये? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है? कुछ बातें हैं जो एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक्सरसाइज हम बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले इनको समझिए कि इस चैप्टर में है क्या। आपको इसीलिए क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है क्योंकि आप इसका जो इंट्रोडक्शन है वही नहीं पता होता। लाइंस होती क्या है, एंगल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के हैं, अगर आप ये चैप्टर कर रहे हो तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, हमने क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन आपको पता चल गया क्या होती है। क्या कोई भी दो लाइनें जब एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काटती हैं वो क्या हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइन। नोट कर लो इसे अपनी नोटबुक में, ठीक है। चलिए, थर्ड देखिए क्या होता है। फिर आती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो लाइनें जो कि सेम डिस्टेंस मेंटेन करके रखती हैं। जैसे एक लाइन हमारी ये हो गई और एक लाइन हमारी ये हो गई, इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है ये बिल्कुल सेम डिस्टेंस होता है। ये लाइनें आपस में कभी भी मिलती नहीं हैं, वो हमारी क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस। अगर इनका डिस्टेंस यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है तो लास्ट पॉइंट पे भी जाके 1 सेंटीमीटर ही होगा। ये लाइनें आपस में कभी भी नहीं मिलती, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके इन्फिनिटी तक चली जाएंगी, बट ये लाइनें आपस में मिलेंगी नहीं। क्लियर है ये चीज? ये हमारी कौन सी होती है? पैरेलल लाइंस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं, लाइंस आपकी हो गई। फिर हम बात करते हैं एंगल्स की, कि एंगल्स कितने टाइप का होता है, लाइंस पे एंगल बनते कैसे हैं, ठीक है। चलिए, एंगल की तरफ देखिए।
बात करते हैं एंगल। एक सिंगल पॉइंट पे जब दो लाइन डाइवर्स होती हैं, यानी कि एक सिंगल पॉइंट पे जब दो लाइनें निकलती हैं किसी भी सिंगल पॉइंट से, एंगल की बात करते हैं। एंगल क्या होता है? जब कोई भी हमारे पास एक सिंगल पॉइंट है, ये रहा, ठीक है, ये हमारा एक सिंगल पॉइंट है, इससे दो लाइनें डाइवर्स होती हैं। एक लाइन जैसे ये निकल गई और इसी पॉइंट से एक लाइन ये निकल गई, दो लाइनें निकल गई, तो ये हमारा क्या बन गया यहाँ पे? एंगल। क्लियर है? तो एंगल हमारा कैसे बनता है? एक पॉइंट से जब दो लाइनें निकलती हैं तो वो हमारा क्या बनता है? एंगल। जरूरी नहीं ऐसे ही हो, एक लाइन ऐसे निकल गई, ये तो सेम हो गया, ये है एक ऐसे निकल गई, एक लाइन ऐसे निकल गई, तो ये भी हमारा क्या बन गया? एंगल। ठीक है, एंगल कैसे बना वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ एंगल्स। एंगल होते कितने टाइप के? ठीक है, चलिए टाइप ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले आता है हमारा एक्यूट एंगल। एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल्स, इसको आप कहीं भी अपनी नोटबुक में चैप्टर से पहले नोट जरूर कर लें, क्योंकि आप चैप्टर को तभी कर पाएंगे, आप क्वेश्चंस तभी सोल्व कर पाएंगे, तब आपको पता होगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ये चीजें सारी पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल होता क्या है, कैसे बनता है? सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है बेटा लेस देन 90। लेस देन 90, जो भी 90 से कम का एंगल होता है वो कौन सा होता है? एक्यूट एंगल। ठीक है, फिर बात करते हैं राइट एंगल की। राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल हमारा होता है इक्वल टू 90, इक्वल टू 90, इक्वल टू 90। जो 90 डिग्री के इक्वल हो, मींस जो एंगल 90 डिग्री का हो, वो हमारा कौन सा होगा? एक्यूट एंगल। अब बोला है लेस देन 90, कोई भी एंगल हमारा 75 डिग्री का है और अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा एंगल है, तो आप क्या बताएंगे? एक्यूट एंगल। आप पूछते हैं कि कोई एंगल दिया हुआ है कि ये एंगल है हमारा, ऐसे करके दे दिया और ये 90 डिग्री का है, तो आप बताएंगे कि ये कौन सा एंगल है, तो ये क्या बताएंगे आप? राइट एंगल है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थर्ड, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होता है ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90, ये 90 से तो बड़ा होता है, बट लेस देन 180, 180 से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 से तो बड़ा और 180 से छोटा। तो 90 से बड़ा 180 से छोटा मींस 90 और 180 के बीच में जो भी एंगल बनते हैं, जैसे 110 डिग्री का एंगल बना, 115 का, 140 का, यहाँ तक कि 150 का, ये सारे एंगल क्या होंगे? आपके ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। क्लियर है ये चीज? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है हमारी स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन आपकी एक्सरसाइज में प्रूव करना आता है कि इसको स्ट्रेट लाइन प्रूव कीजिए, तो पता होना चाहिए कि हम उसको स्ट्रेट लाइन कैसे प्रूव करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है? इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का एंगल अगर कहीं भी बन रहा है तो वो एक स्ट्रेट लाइन है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है हमारी, तो ये पॉइंट है, इस पे जो हमारा एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ये कितने डिग्री का बनेगा हमारा? ये है, ये एंगल हमारा कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का। अगर ये एंगल 180 डिग्री का बन रहा है तो ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। जैसे काफी बार क्वेश्चन क्या आ जाता है, एक एंगल यहाँ पे जा रहा है, एक एंगल यहाँ पे, एक इस सेम पॉइंट पे कितने एंगल बन रहे हैं? 3 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 एंगल बन रहे हैं। तो पूछा जाता है, चारों एंगल्स की वैल्यू आपको दे दी जाती है और क्या पूछा जाता है कि ये
ये बताइए कि जो ये लाइन है हमारे पास ए बी, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप कैसे प्रूव करोगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है? हम कैसे प्रूव करेंगे? अगर इन सारे इस लाइन पे बनने वाले सारे एंगल का सम 180 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन हमारी जो 180 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी क्या है, हमारी एक लाइन है। ठीक है, क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रेट लाइन हो गई हमारी। फिर बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एक्सरसाइज से एग्जाम में। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। रिफ्लेक्स एंगल होता है ग्रेटर देन 180 से तो बड़ा होता है, ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, और 360 से क्या होता है, बट लेस देन 360। 360 से क्या होता है, छोटा। 180 से तो बड़ा होता है और 360 से क्या होता है, छोटा। तो ये क्या हो गया, आपका रिफ्लेक्स एंगल हो गया। क्लियर है ये चीज? चलिए अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्स एंगल भी हो गया, स्ट्रेट एंगल भी। अब आप ये देखिए कि रिफ्लेक्स एंगल हमारा बनता कैसे है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये तो आपको पता चल गया कि ये 180 से बड़ा होता है, 360 से छोटा। तो ये बनता कैसे है, कैसा होता है दिखने में, ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि रिफ्लेक्स एंगल है कौन सा, कहाँ बन रहा है। तो देखिए हमारे पास ये एक पॉइंट है, एंगल कैसे बनता है, किसी भी पॉइंट से दो लाइनें डाइवर्ज होती हैं, बन गई। तो इसमें हमारा रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा? अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, कभी भी बाहर की साइड जो एंगल बनता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। अब देखिए अंदर वाला एंगल है ये वाला, ये एंगल 180 से तो बड़ा हो नहीं सकता। ये एंगल कितना है, 180 से बड़ा, तो ये एंगल हो नहीं सकता। क्यों? 180 से बड़ा कैसे होगा? 180 पे क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये एंगल है, ये आपको पता है, ये 180 से तो बड़ा है नहीं। बट क्वेश्चन में रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 180। तो जो ये एंगल बना, इसको तो आप कह नहीं सकते कि रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, नहीं कहोगे रिफ्लेक्स एंगल है। तो रिफ्लेक्स एंगल है कहाँ, जो यहाँ पे जो बाहर की साइड वाला एंगल है, ये आपका क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है ये चीज? ये आपका कौन सा होगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये सीधी सी बात ध्यान कैसे रखोगे, रिफ्लेक्स एंगल हमेशा बाहर की साइड बनता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल का होगा बाहर की साइड। क्यों? अंदर जो ये एंगल है ये 180 से बड़ा नहीं हो सकता, ये आपको देखने से ही पता चल रहा है। 180 से तो छोटा एंगल है ये, तो 180 से तो बड़ा चाहिए हमें, बड़ा कहाँ होगा, बाहर की साइड। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है? चलिए अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा पेयर ऑफ एंगल्स। फिर क्या आता है, पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स में देखिए सबसे पहले आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इससे आप कॉम्प्लीमेंट्री, ये पेयर ऑफ एंगल्स हैं, इनसे आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, तब दो एंगल्स को मिला के 90 डिग्री सम बन रहा है, तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि ये एक पॉइंट है, यहाँ से अब ये दो एंगल हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। एक को हमने x नाम दे दिया, एक को हमने y नाम दे दिया। अब इन दोनों एंगल्स का अगर हम प्लस करेंगे तो 90 डिग्री अगर सम आ रहा है हमारे पास, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, अगर इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री, तो ये क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। दो एंगल का अगर सम 90 डिग्री है तो वो क्या होते हैं, हमारे
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, चलिए अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल। अगला क्या आता है? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो वो क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल। सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। जब दो एंगल्स का सम मिलके 180 डिग्री बनता है तो वो क्या हो जाता है? हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ये पॉइंट है, तो एक एंगल ये बन गया और एक एंगल ये बन गया, एक ये ए और एक बी। तब ए और बी को मिला के ए प्लस बी दोनों मिलके 180 डिग्री हो जाएंगे, तो ये क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इस तरीके से ए और बी का सम कितना होगा? 180 डिग्री, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल। और इस तरीके से ए और मतलब एक्स और वाई का सम, एक्स प्लस वाई दोनों को मिला के अगर 90 डिग्री है तो वो कौन सा होगा? हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है ये चीजें? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर आता है हमारा एडजेसेंट एंगल। फिर क्या आता है? एडजेसेंट एंगल। ये सारे एंगल नोट करें अपनी नोटबुक में, और फिर जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप इन एंगल्स को पास में रख के बैठ के फिर देखिए आपकी कितनी हेल्प होती है क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक है, अगर ये एंगल्स आपको पता होता है, एक दो बार देख के कीजिए, फिर आपको याद रहेंगे, फिर आप क्वेश्चन देखिए कैसे फटाफट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे थे किसके बारे में? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है दो एंगल जो आपस में आसपास हो, मींस पड़ोसी एंगल्स। दो एंगल्स जो एकदम एक दूसरे के पास पास हो। जैसे देखिए ये एंगल है, ये एक्स, ये वाई और जेड। मैंने क्या वर्ड बोला? पड़ोसी। पड़ोसी मीन्स जो बिल्कुल पास पास वाले। तो इसमें आप खुद देख के बताओ कौन से दो एंगल हैं जो एडजेसेंट है? जेड और वाई दोनों एकदम पास पास हैं, ये इनके बीच की लाइन है, दोनों आपस में पड़ोसी हैं, तो जेड और वाई क्या हो गए? आपके एडजेसेंट एंगल हो गए। ऐसे ही वाई और जेड इनके बीच में कौन सी लाइन है? ये, तो जेड और एक्स, एक्स और सॉरी जेड नहीं वाई है, ये वाई, एक्स और वाई, ये दोनों क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल। क्या एक्स और जेड एडजेसेंट एंगल है? नहीं है, क्योंकि इनके बीच में एक और भी है। कौन? वाई। तो ये तो पड़ोसी नहीं है, इनके बीच में कोई और आ गया, तो ये जेड और एक्स एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? जो बिल्कुल एक ही लाइन पे दोनों पड़ोसी हो। आसपास वाले एंगल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके एडजेसेंट एंगल। ठीक है, जो एक किसी कॉमन लाइन पे हो। कॉमन लाइन कौन सी है? ये वाली एक लाइन है, इस लाइन पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं, तो ये दोनों एडजेसेंट हैं। क्या एक्स और जेड इस लाइन पे बन रहे हैं? नहीं बन रहे। अब देखिए एक्स और वाई कौन सी लाइन पे बन रहे हैं? इस वाली लाइन पे, तो एक्स और वाई भी दोनों क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर है ये चीज? चलिए अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और देखो, ये बता दो दी मैंने, ये ओ, ऐसे देख लो आप, पड़ोसी बता दिया मैंने, पड़ोसी से समझ गए होगे। फिर देखो ओ और इस लाइन को ए नाम दे दिया और इस लाइन को बी नाम दे दिया, तो कॉमन लाइन कौन सी बताई थी मैंने? ओ बी। ओ बी हमारी कॉमन लाइन है, तो इस पे एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे? जेड और वाई। बता दिया अब आपने, जेड और वाई क्या है? एडजेसेंट एंगल। फिर कॉमन लाइन कौन सी हमारे पास? ओ बी। ओ ए थी ये वाली, ये लाइन कौन सी है? ओ बी। तो इस पे हमारे एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे? वाई और एक्स। क्लियर है ये चीज?
शायद अच्छे से क्लियर हो गया होगा y और x। अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की। फिर किसकी बात करते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जिससे कि आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है बताइए जल्दी। आप देखिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होता है जिसको कि हम किससे समझते हैं? एक फिगर से समझो, फिगर से बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिगर से समझते हैं। आपको दी गई है ये एक सीधी लाइन ए बी, ए और बी, ये आपको एक सीधी लाइन दी गई है, ठीक है। और इसके ऊपर एक पॉइंट है, कोई भी ओ पॉइंट। एक सीधी लाइन दी गई है ए बी, जिसके ऊपर हमने पॉइंट लगा लिया ओ। ओ हमारा कोई भी एक पॉइंट है और इस पे कुछ एंगल बन रहे हैं, कुछ एंगल बन रहे हैं। ये इस तरीके से मानो कुछ एंगल बनते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ एंगल बन रहे हैं और एक ही वर्टेक्स पे बन रहे हैं, इसी वर्टेक्स पे बन रहे हैं दोनों इस तरीके से एंगल। ये एंगल बन गए हमारे, एक ही वर्टेक्स पे एंगल बन रहे हैं। एक सीधी लाइन पर एक ही वर्टेक्स पर जो एंगल बनते हैं वो कौन सा होता है? लीनियर पेयर। सीधी लाइन पर एक ही वर्टेक्स पर जब एंगल बनता है तो वो कौन सा हो जाता है? लीनियर पेयर। तो अब बात करते हैं कि ये लीनियर पेयर है तो ये कैसे पता चलेगा? तो इस पे एंगल कौन से बन रहे हैं? एक ये एंगल बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। कितने एंगल बन गए? 3। और तब इन तीनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होगा, तो ये क्या होगा? लीनियर पेयर। x प्लस y प्लस z, इन तीनों का टोटल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? लीनियर पेयर। क्लियर है ये चीज? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। लीनियर पेयर पता चल गया। आपकी एक्सरसाइज 6.1 में इससे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं लीनियर पेयर से। तो ध्यान से देख लो, एक ही लाइन पे एक ही वर्टेक्स पे जब एंगल बनते हैं और तीनों का सम, जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, तो वो क्या होंगे? लीनियर पेयर। चलिए फिर करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट, वर्टिकली, नाम से ही पता चल रहा है ये तो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल इंटरसेक्टिंग लाइंस पर बनते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा कहाँ पे बनेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस पर। मींस दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पे बनेंगे। ये एंगल किसके अपोजिट हो गया? इसके। मींस ए किसके अपोजिट हो गया? बी के। यहाँ हमारे पास है सी, सी किसके अपोजिट हो गया? डी के। अब इस तरीके से एंगल बनते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब इनमें एक चीज होती है क्या? ए किसके इक्वल है? बी के। ये इक्वल भी होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल भी होंगे। ए किसके इक्वल होगा? बी के। और सी किसके इक्वल होगा? डी के, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये होते हैं और ये आपस में इक्वल होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और एंगल्स की। वो देखिए जो कि काफी एज आपके क्वेश्चंस की तरह से हैं, जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब आते हैं कुछ 4 एंगल्स आते हैं। ये तो मैंने आपको सेपरेट अलग अलग एंगल करके बता दिया कि वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं, अल्टरनेट क्या होते हैं, इंटीरियर क्या होते हैं, ठीक है। अब कुछ एंगल्स की बात करते हैं, जैसे कि आता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल, फिर आता है आपका अल्टरनेट, इंटीरियर, अल्टरनेट, इंटीरियर। फिर अगला आता है आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटर्नल एंगल्स और को इंटीरियर एंगल। ये 4 टाइप के एंगल्स बनते हैं। कब बनते हैं? जब दो लाइन को एक सिंगल लाइन इंटरसेक्ट करती है। ये जो 4 तरह के एंगल हैं, कौन से? करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर और को इंटीरियर एंगल। ये चारों के चारों एंगल कहाँ बनते हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें। तो कहाँ बनते हैं? जब दो लाइनें, ये दोनों लाइनें, इनको कोई भी तीसरी लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है, मतलब काटती है, तब ये 4 तरह के एंगल बनते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कि इनमें एक्सटीरियर कौन सा होगा, इंटीरियर कौन सा होगा, करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा। तो देखिए, माना हमने इन एंगल्स को नाम दे दिया 1 2 3 4, ये 5 6 7 और 8, ये एंगल्स के हमारे नाम हो गए। ठीक है, और ये बोला हुआ है कि जो ये हमारी लाइन है M और N, ये हमारी एक लाइन है M और N, ये दोनों लाइनें M और N आपस में क्या है? पैरेलल। ये क्वेश्चन में हमें बोल दिया कि M और लाइन पैरेलल है हमारे पास। तो अब देखिए, अब हमसे पूछा जाता है कि इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, ये बताना है हमें। फिर बोलता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से। इस पॉइंट से आपकी मान लो एक्सरसाइज सोल्व हो गई। ठीक है, जो ये पॉइंट है ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि ये मानो आपकी एक्सरसाइज सोल्व हो गई। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं, अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर और इंटीरियर। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या बनते हैं? वो सेम डायरेक्शन पे बनते हैं। कैसे? सेम डायरेक्शन पे बनते हैं। जैसे सेम डायरेक्शन कौन सी हो गई? यहाँ पे ए है, ये एंगल 1 है, इसकी सेम डायरेक्शन कौन सी साइड है? एंगल 1 लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड का ही एंगल करस्पॉन्डिंग होगा। किधर? एंगल 1 किधर बन रहा है? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो एंगल 3 का बन रहा है नीचे की तरफ, तो ये तो अपोजिट हो गया। मैंने क्या बोला? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या कहाँ बनते हैं? सेम डायरेक्शन में। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, सेम डायरेक्शन। तो ऐसा कौन सा एंगल है जैसे 1 बन रहा है ऐसे ही बन रहा हो 5, एंगल 5 भी तो ऐसे ऊपर की तरफ बन रहा है ना। एंगल 1 और एंगल 5, ये दोनों क्या हो गए हमारे? एक्सटीरियर एंगल। और सेम ही साइड में, लेफ्ट साइड में बन रहे हैं, तो ये लेफ्ट साइड में होंगे। ठीक है, फिर एंगल 2 की बात करते हैं। एंगल 2 किधर बन रहा है? इस तरफ। और दूसरा क्या बन रहा है? एंगल 6। एंगल 6 भी किधर बन रहा है? इधर। तो एंगल 2 और एंगल 6 भी क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम इनको लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। हाँ, एक बार 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग। आप इनको इक्वल कब लिख सकते हो? ये और मेन बात है आपके लिए। ये तो है, अगर सेम डायरेक्शन में बन रहे हैं तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हैं, बट आप इनको ऐसे इक्वल टू कब लिख सकते हो? आप इनको इक्वल टू तभी बता सकते हो जब ये M और N या फिर कोई भी नाम दिया हुआ, ये दोनों लाइन अगर आपस में पैरेलल हैं तो ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। करस्पॉन्डिंग तो होंगे बट इक्वल नहीं कह सकते आप उनको। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो अब आपको सिर्फ इनमें इतने सारे एंगल हैं, इनमें से आपको यही बताना है कि कौन सा एंगल करस्पॉन्डिंग है। ये ऊपर वाली डायरेक्शन में बन रहा है, 5 भी ऊपर की डायरेक्शन में बन रहा है, तो 1 और 5 दोनों इक्वल है। अब इधर देखो, 2 ऊपर की तरफ बन रहा है, 6 भी ऊपर की तरफ बन रहा है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 करस्पॉन्डिंग हो गए। चलो अब अगली बात करते हैं। ये तो हो गए, बचे क्या? एंगल 3। एंगल 3 कहाँ बन रहा है? नीचे की तरफ ऐसे बन रहा है, तो एंगल 7 भी तो नीचे की तरफ बन रहा है, तो एंगल 3 किसके इक्वल हो गया? एंगल 7 के। ठीक है, एंगल 3 किसके इक्वल हो गया? एंगल 7 के। फिर यहाँ राइट साइड एंगल 4 और
एंगल 8 है, एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 8, ये क्या हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल, ये नीचे की तरफ बन गए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का सीधा सा क्या फंडा है, आपको क्या याद रखना है कि ये सेम डायरेक्शन में बनते हैं। लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड वाले ही होंगे, नीचे की तरफ बन रहे हैं तो नीचे वाले ही होंगे, ऊपर की तरफ बन रहे हैं तो ऊपर वाले होंगे। क्लियर है ये चीज, ये क्या होता है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है, अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ती हूँ, क्लास थोड़ी सी लंबी होगी आज की। करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद बात करते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, सबसे पहले तो आपको क्या अल्टरनेट इंटीरियर बात है, तो इंटीरियर है तो आपको ये पता होगा कि इंटीरियर मींस अंदर, तो मतलब होंगे कौन से, अंदर वाले एंगल होंगे। ये लाइन दिख रही है, इनके जो अंदर हैं यही वाले एंगल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर में। इंटीरियर, इंटीरियर वर्ड आया है तो मींस अंदर। अब बाहर वालों को तो भूल जाओ, बाहर वाले तो बनने नहीं है, कौन से बनने हैं, अंदर वाले, ठीक है। तो अंदर वाले 3, 5, 4, 6 इनमें से ही होंगे अल्टरनेट इंटीरियर, ये चीज तो क्लियर हो गई। अब होंगे कौन से वो देखते हैं हम लोग। जब देखो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, जो ट्रांसवर्सल लाइन, जो भी ट्रांसवर्सल लाइन होती है जो काटने वाली है, उस पे सेम साइड पे ना बन के अपोजिट साइड पे बने। ये हमारी लाइन है, ये भी हमारी लाइन है, इसको काटने वाली लाइन कौन सी है, ये वाली काटने वाली लाइन है, तो इसके सेम साइड ना बन के अपोजिट साइड बने। ये 3 है, इसके सेम साइड या 5 भी साइड में है, इसके 6 भी साइड में है। ये लाइन है, इसके बिल्कुल पास 4 भी इसके साइड में है, अगर इधर बात करते हैं तो 5 भी इसके साइड में है। मैंने क्या बोला, अपोजिट साइड बने, बिल्कुल साइड में नहीं बनना चाहिए। तो 3 के अपोजिट कौन सा बना, 6। जो ये काटने वाली लाइन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में बने, तो 3 के अपोजिट में कौन सा हो गया, 6, और 4 के अपोजिट में कौन सा हो गया, 5, ठीक है। सेम डायरेक्शन में ना हो, सेम लाइन पे ना हो, साइड में नहीं हो, तो एंगल 3 इक्वल हो गया एंगल 6 के, 3 इक्वल हो गया एंगल 6 के। ये लाइन है, इसके बगल में यहाँ भी नहीं होना चाहिए, इसके बगल में यहाँ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहाँ होगा, 6। और एंगल 4 है, एंगल 4 किसका अल्टरनेट इंटीरियर होगा, 4 होगा 5 का, एंगल 4 इक्वल टू 5। अब देखो, आप इनको अल्टरनेट इंटीरियर तो है, बट अब आप इनको इक्वल क्यों लिख रहे हो, इक्वल हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि m और n हमारे पास पैरेलल है। ये बात आपको हर बार ध्यान रखनी है कि ये दोनों लाइनें आपके पास पैरेलल हैं, इसीलिए हम इनको इक्वल लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इनको इक्वल नहीं कह सकते। क्लियर हो गया, ये कौन से हो गए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर। क्लियर है ये चीज, चलिए अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। बिल्कुल सेम है, अल्टरनेट एक्सटीरियर में भी वही बात है। इंटीरियर में कहाँ था, अंदर की तरफ, और एक्सटीरियर में कहाँ होगा, बाहर की तरफ। तो एक्सटीरियर की बात करते हैं, इंटीरियर हो गया था हमारा कौन सा था, एंगल 3 इक्वल एंगल 6, एंगल 4 इक्वल एंगल 7, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सटीरियर। एक्सटीरियर में देखिए, एक्सटीरियर में कौन से एंगल होंगे, बाहर की तरफ कौन से हैं, 1, 2, 7 और 8, ठीक है। सेम वही बात, सिर्फ हमें क्या करना है, एक्सटीरियर देखना है। तो 1 है, मैंने क्या बोला, सेम डायरेक्शन में ना हो, बाहर वाले देखना है, 1, 2, 7, 8, 1 के पास 2 है और 1 की सेम डायरेक्शन में 7 है, लेकिन हमें तो सेम डायरेक्शन चाहिए ही नहीं, कौन सा है, 8 बचता है। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 8 के। अब ये 2 है, 2 की सेम डायरेक्शन में देखो, बाहर कौन सा है, 8 है, और ये 1 का है, इसका बगल वाला है, तो ये भी पास पास का नहीं होगा, कौन सा होगा, अपोजिट, ये वाला। 2 का अपोजिट 7, एंगल 2 का इक्वल टू एंगल 7,
एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7। और अब फिर से बता रही हूँ इक्वल टू क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल। क्लियर है ये चीज? चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट है हमारा को इंटीरियर एंगल। क्या है हमारा? को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल देखिए क्या होता है। को इंटीरियर होता है जैसे कि कोई हमारी लाइन है एम और एम, इसके अंदर की तरफ बनेंगे। को इंटीरियर में कहाँ बनेंगे? इसके अंदर की तरफ बनेंगे। जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके सेम साइड बनने वाले एंगल, ये क्या थे? अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या थे? जो ये लाइन थी इसके अपोजिट साइड बनते थे। ठीक है, अब को इंटीरियर क्या बनेंगे? इस लाइन के सेम साइड। ठीक है, इस लाइन के सेम साइड। तो ये वाली लाइन है हमारी, इसके सेम साइड कौन से एंगल बन रहे हैं? इंटीरियर है तो अंदर की तरफ बनेंगे, ये भी पता चल गया। और क्या बोल दिया? सेम साइड। तो 3 किसके इक्वल होगा? सेम साइड। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। कौन से हो गए? को इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, सॉरी ये क्या होगा, मतलब सेम साइड, इक्वल टू नहीं होंगे, सेम साइड बन रहे हैं। ये एक लाइन है, इसके सेम साइड बन रहे हैं, तो ये होंगे एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एक ही लाइन पे बन रहे हैं ना 3 और 5, तो ये दोनों क्या होंगे? एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है ये चीज? तो ये आपके इस तरह से एंगल बनेंगे और पैरेलल लाइन पर इनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये 180 डिग्री क्यों होगा इनका सम? क्योंकि ये पैरेलल लाइन पे है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ही इनका सम 180 डिग्री होगा। नहीं तो अगर सिर्फ इतना पूछा जाए, पैरेलल लाइन नहीं दी हुए और सिर्फ इतना पूछा जाए कि को इंटीरियर एंगल कौन से हैं, तो आप बता दोगे 3 और 5। और ये बोले कि ये लाइनें पैरेलल हैं तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर है? तो ये था आपका लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट, जो मैंने कंप्लीट करा दिया। लाइंस बता दी आपको, एंगल्स बता दिए। तो आपको इसको अच्छे से करना है, ध्यान से देना है, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको पूरे देखिए, नोट कीजिए, कहीं भी पढ़िए। एक्सरसाइज भी सोल्व करते हो तो आप इसको अपने पास रखिए, उसको बार बार पढ़िए कि मतलब हमने लाइंस एंड एंगल्स में क्या पढ़ा, कौन सा एक्सटीरियर था, इंटीरियर था, कौन सा लीनियर पेयर था। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज के लिए बाय, कल मिलते हैं।